मज़र साहब, आपसे आगाज करूंगी सर। कई कई इलाकों में तो मैं देख रही थी कि 56 घंटों से इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। केई वाले कहते हैं हमने खुद बंद किए वरना लोग करंट से लगने से मर जाएं। मतलब अब आप देखिए, इसको मुझे समझ में नहीं आती कि मैं इसको कैसे, किन अल्फाज में बयान करूं कि ये एहसान है कि बिजली नहीं आ रही वरना लोगों को करंट लगने से भी वफात हो सकती है। ये कराची का जो पूरा डिलेमा है ना, मेरा ख्याल है वो खाली इसी एक सिचुएशन को देख के समझ सकते हैं कि या करंट लगने से भी वफात हो सकती है, इसलिए हम बिजली भी नहीं देंगे आपको। शुक्रिया मारिया। देखिए, कराची उस लावारिस लाश की तरह है जो जिसकी जब मौत हो जाती है तो सब शनाख्त करने आ जाते हैं कि ये हाँ, ये बड़ा अच्छा शहर था, बहुत अच्छे लोग थे इधर, मैं अच्छी तरह जानता था। इस तरह इस शहर की शनाख्त की जाती है। आपने अभी बिजली की बात की, बिजली खंभों में आती है, घरों में नहीं आती। करंट लगने से लोग मर जाते हैं। कोई बच्चे खेल रहे होते हैं तो अचानक किसी नाले में डूबकर गुम हो जाते हैं। इस शहर में आप औरंगी टाउन से लेके डिफेंस आ जाएं, ये शहर मुकम्मल तौर पे 2.5-3 करोड़ लोगों की कच्ची आबादी बन चुका है। अभी आपने खबरों में देखा, पूरा डिफेंस उठा लें, पूरा 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स उठा लें, पूरी केएमसी उठा लें, दर्जनों तो सिविक एजेंसीज हैं, लेकिन कोई एक सिविक एजेंसी खड़ी होकर ये कहती कि देखें मैंने अपने इलाके को इस तरह अच्छी तरीके से मैनेज किया। हम इमारतें बनाते गए, हम मकानात बनाते गए, एक सिस्टम होता है और ये सिस्टम इन प्लेस था इस शहर में। एक सिस्टम होता है कि जब आप कोई नई आबादी आबाद कर रहे होते हैं तो पहले वहाँ ड्रेन सिस्टम देते हैं, पानी की पाइपलाइंस डालते हैं, गैस बिजली कनेक्शंस डालते हैं, उसके बाद आप उसकी प्लानिंग करते हैं, उसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ इलाके बने तो पहले प्लॉट्स दिए गए, मकानात बन गए, उसके प्लाजाज खड़े हो गए, उसमें ना गैस कनेक्शंस हैं, ना बिजली कनेक्शन है, ना वाटर कनेक्शंस हैं, और आपने एनओसी पे एनओसी देते चले गए। ये शहर जो जिस तरह आपने कहा ना, आप नाजमाबाद में, मैं 70s में नाजमाबाद में रहा हूं, एक इंतहाई प्लान्ड सिटी। आप नॉर्थ नाजमाबाद चले जाते, एक इंतहाई प्लान्ड सिटी, वहां खेलों के मैदान भी मौजूद थे, पार्क्स भी मौजूद थे, पहाड़ भी मौजूद थे, ये सारी चीजें थी। सही। फिर इस तरीके से लोगों को लाके प्लेस किया गया। कराची में चाइना कटिंग नहीं, कराची कटिंग हुई है कि इलाके काट के यहां लाके लोग बसा दिए गए। अच्छा, आप लाके लोग बसा रहे हैं तो कम से कम प्लान तो कर लें। नहीं, बस आके आप अपने मकानात खुद बनाओ, चाहे वो फुटपाथ पे बनाओ, चाहे वो सर्विस रोड्स पे बनाओ। तो एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से इस शहर को तबाह किया गया। और सर, इसमें जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं ना, वो शामिल हैं। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आती कि एक दूसरे के ऊपर ये इल्जामात इतनी आसानी से धर कैसे देते हैं। मैं इस गुफ्तगू को आगे लेके जाऊंगी, लेकिन मेरे एक और भी सवाल है क्लास में, मैं आपसे पूछूंगी, बिकॉज हम पे बहुत सारे जो पीपल्स पार्टी के जो दोस्त हैं वो ये तनकीद भी करते हैं। वो कहते हैं एक तो आप लोग बैठे हुए हैं कराची से बाहर, आपने कराची आते जाते रह रहे तो आप यहाँ पे कभी हैं नहीं। खैर, मैं तो रही भी हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों पे, एंकर्स पे वो ये तनकीद करते हैं। फिर दूसरा वो कहते हैं आपको सिर्फ कराची क्यों नजर आता है, यूं लाहौर के अंदर नहीं देखा कि पानी चला जाता है? तो इसका मानिए एक मैं जवाब दे दूं अगर आप। जी मजहर साहब जी। देखिए, आप मुझे बताएं कोई दूसरा शहर है जिसे आप मिनी पाकिस्तान कहते हैं? एग्जैक्टली। कोई दूसरा शहर है जिसे आप माशी हब कहते हैं? कोई दूसरा शहर है जिसे आप पोर्ट सिटी कहते हैं? एक ही शहर है ना। तो अगर एक ही शहर है जो सिंध का दारुल खिलाफा भी है, जो एक जमाने में विफाक का दारुल हुकूमत भी था, तो एक यूनिक सिटी है ना, जो सबको रोजगार भी देता है, बिल्कुल, और पूरे पाकिस्तान को रेवेन्यू भी देता है। सर, और कोई मेट्रोपॉलिटन शहर है ही नहीं ना जो बाकायदा शहर हो। मुझे तो बाकी तमाम शहर ओवरग्रोन टाउन्स लगते हैं। अब कोई इसमें कोई नाराज हो जाए, किसी कोई तबीयत नाजा पे गिरा गुजरे, लेकिन ये बाइस्ड है मीडिया का। बिकॉज पहला हम पे इल्जाम ये लगता है कि कराची की जैसे फुटेज चलाते हैं वो हमें फौरन भेज देते हैं। ये देखें ना, ये लाहौर में भी तो हो रहा है, ये केपी में भी तो हो रहा है, ये पंजाब में भी तो हो रहा है। तो 3 चीज़ें। तो अभी मजहर साहब ने जो नक्शा खींचा है कराची का, ये सिर्फ कराची के साथ ये कोई तबाही नहीं हुई। इस वक्त लोग शायद मेरी बात को ये समझेंगे मैं इसको ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहा हूँ और बहुत डूम्सडे सिनेरियो देख रहा हूँ। इस्लामाबाद का भी एग्जैक्टली यही हशर होना शुरू हो गया है
अभी कैबिनेट को बताया गया है, अभी आपके साथ स्टोरी शेयर कर लूं, अभी पिछली मीटिंग में कि सीडीए की या इजाजत के बगैर सीडीए के, वो सीडीए ने खुद कहा है 110 इमारतें यहाँ खड़ी कर दी गई इसी शहर में। ये इस्लामाबाद है, रूलिंग एलिट, कराची लाहौर आप उसको भूल जाएं, पिंडी वगैरह को, या मुल्तान फैसलाबाद या आपको पेशावर को भूल जाएं। इस मुल्क के प्लानर्स का हाल देखें, इसकी ब्यूरोक्रेसी का हाल देखें कि इस्लामाबाद जैसे शहर में यहाँ पे 120 यहाँ पे गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, और ये पोर्ट सिटी भी नहीं है, ये इंडस्ट्रियल सिटी भी नहीं है, जो बात वो मजहर भाई कह रहे थे, ठीक कह रहे थे। आबादी देख लें यहाँ पे आपकी, ये 98 में जो आपकी आबादी थी वो 10 लाख थी। अब जो सेंसस हुई है 2-3 साल पहले, आबादी आपकी 22 लाख हो चुकी है। सो हमारे जो रूलिंग एलीट है ना, उसके पास इसकी कोई प्लानिंग है। एक टाउन प्लानिंग का यहाँ पे महकमा होता था, कभी आपने सुना है यहाँ पे कि कभी उसने कोई काम करने की कोशिश की? 120 हाउसिंग सोसाइटी इलीगल, लीगल को छोड़ दें इस्लामाबाद में है। 110 बिल्डिंग यहाँ सीडीए ने यहाँ पे अलाउ कर दी है, बन भी गई हैं, जिनको आप गिरा भी नहीं सकते क्योंकि रेगुलाइज करते, पैसे देते रेगुलाइज करवा लें। हर शहर की तबाही की बुनियादें रखी हैं, ब्यूरोक्रेसी रखी हैं। उनसे पूछे तो वो कहते हैं हमारे ऊपर सियासतदान बैठा है, रूलिंग एलीट, हम नहीं मानते तो हमारे ट्रांसफर हो जाते हैं। नेक्सस है ना, ये नेक्सस है, और दोनों अपनी अपनी जगह पे पैसा बना रहे हैं, माल बना रहे हैं। एक कराची का बंदा था जो कराची के लिए लड़ता था, उनका नाम था मेरा, उनको अगर मजहर भाई को पता होगा, ये भी बड़ा उनके लिए फाइट करते हैं, तो वो थे अरशेर के कौस जी थे। हाँ जी, अकेले उसने वन मैन आर्मी था, डान में आर्टिकल लिखे, लड़ के भिड़ के। उसके बाद मैंने किसी को देखा, चीफ जस्टिस मौजूदा जो है गुलजार अहमद साहब, इन्होंने कराची में बड़ा सिवेक के लिए बिल्डिंग्स, मैरिजेस हॉल, शादी घर, सब कुछ, और उसके पीछे पूरा मीडिया पड़ गया। इन्हीं चीफ जस्टिस के पीछे मीडिया पड़ गया, गुलजार साहब के पीछे। जी आपका क्या ताल्लुक है, आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? ये उनका सिविक के मसाइल हैं, आपका ये काम ही नहीं। आप अपनी अदालतों को देखें, शहर तबाह होते रहे, बिल्डिंग्स बनती रहे, आपकी इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज बनती रहे, आप यहाँ पे चाइना कटिंग करते रहे, जो लोग हैं जहां आबाद करते हैं, कोई आपका बिजली सीवरेज के इश्यूज नहीं है। और अगर अदालत आपसे पूछ ले कि भाई साहब ये क्या कर रहे हैं, तो यही हमारा मीडिया जो आज रो रहा है कि कराची में ये सब कुछ क्यों हो रहा है, वो खड़ा हो जाता है, और बड़े बड़े हमारे जैसे दानिश्वर आके इसको पढ़ जाते हैं। वो इसलिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो उन लोगों को सामने ले आते हैं ना कि देखिए इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनके पैसे, इनके घर हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा, लोगों को घर मिल रहे हैं, ये नैरेटिव बनाते हैं ना। कराची में क्या हुआ है उस पर अगर मजहर भाई बेहतर जानते हैं, क्योंकि वो उसके अफेक्टी है ना। आपने जो नालों पे बिठा के आपने नाले बेच दिए, आपने यहाँ पे देख लें, आपका पिंडी में क्या होता है, यहाँ पे जितना भी आपका नाला लाई है उस पे सब पे उन्होंने उनको आके छोटे छोटे घर बना लिए, उन्होंने छोटी छोटी चीजें बना ली हैं। अब जब आपका सैलाब आते, बारिशें आनी होती हैं। दूसरा, कराची में ये बड़ी मैसिव बारिशें बड़े अरसे बाद आई हैं, और ये किसी जगह पे होती, किसी शहर में होती, इतनी ही डिजास्टर आनी थी जितनी हुई है। सर, लेकिन तैयारी नजर आती है ना, रिस्पांस नजर आता है। देखिए रिस्पांस और तैयारी। अब इस पे आते, जो बात आपने की है अभी उस पे कि मीडिया क्यों फोकस करता है, उसका जवाब बड़ा अच्छा दे दिया है। अब दूसरी बड़ी अहम, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके क्रिटिक्स हैं, मतलब मैं उसमें रह, तो मेरे क्रिटिक्स हैं बहुत सारे, नाकदीन हैं, इससे अच्छे लगते हैं मैं क्रिटिक्स। अपने आप को नहीं, मैं अपने आप को डिसिप्लिन रखता हूँ। बहुत सारे गलत काम शायद मैं करना चाहता हूँ, अपने मुखालफों का डर से नहीं करता, या अपने आप को इंप्रूव करता हूँ। गलतियों की गुंजाइश मेरी कम से कम होती जा रही है कि हर बंदा मेरे ऊपर दूरबीन लेके बैठा हुआ है। यहाँ पर जो आपका कराची का सबसे बड़ा मसला हुआ है, उसमें सिर्फ एक पार्टी को आप उसमें ब्लेम नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। उसमें एमक्यूएम के पास 20-30 साल ये शहर रहा है, ये मकाम, ये हम दिखाना भी चाहते हैं कि कौन किसके पास कब रहा कराची। ये मकामी हुकूमत इनके पास नहीं है। जनरल मुशर्रफ के 10 साल इनके पास है, इन्होंने कराची पे बिल्कुल एब्सोल्यूट रूल किया, किसी को जरूरत नहीं थी। इनको बिलियंस ऑफ रुपीज मिले, फंड्स मिले। बाद में क्या पता चला कि पैसा जो है ना इधर से दाएं बाएं होकर लंदन सेक्रेटेरिएट भेज रहे थे। उसके बाद पीपल्स पार्टी आके उन्होंने कहा जनाब ये तो सोने की चिड़िया है कराची है, और उन्होंने पैसा इकट्ठा करके दुबई भेजना शुरू कर दिया। और कराची को सबसे बड़ी सजा ये मिली है कि जनाब या तो आप उसके एमक्यूएम के साथ हैं तो आप हमारे साथ नहीं है, आप वोट नहीं दे रहे। उन्होंने इमरान खान को वोट दिया तो एमक्यूएम ने कहा जी आप पोलराइज है जी बड़ा कराची को, तो और कुछ थोड़ी सी वो मजा भी चखाना चाहते हैं ना कि भाई हमने वोट नहीं दिया ना आप लोगों ने, आप देख लीजिए अगली दफा वोट दे दे, हम भी कर लेंगे ये काम। अभी मैं देख रही थी मलीर को आफतजदा करार दिया है, इस पे एतराज कर रहे हैं एमक्यूएम वाले, उन्हीं की ट्वीट्स पे देख रही थी। इमरान मैं आपकी तरफ बढ़ूंगी बिकॉज ये जो कंपैरिजन की बात की जाती है ना बिकॉज अभी से सबसे जो अहम डिफेंस है, जैसे कहते हैं ना सबसे प्रोमिनेंट डिफेंस पीपल्स पार्टी की हुकूमत की तरफ से, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हम जब देखते हैं, जब कुछ निशानदेही की जाए कि आपको क्या पंजाब में नजर नहीं आता, आपको लाहौर में नजर नहीं आता, आपको केपीके में फलानी बिल्डिंग की तस्वीर भेज देंगे, ये नजर नहीं आता। ये पहले मुझे बताइए ना, ये कंपैरिजन जो है क्या ये एक फेयर है किसी हद तक? शायद पीपल्स पार्टी की गलतियां हमें ज्यादा नजर आती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कंपैरिजन नहीं है ये, कंपैरिजन नहीं है ये, टैक्टिस है, और ये पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी दोनों को आता है। आप जब इन्हें कहेंगे ना कि आपने चोरी की है, तो ये आपको ये नहीं बताएंगे कि हमने चोरी नहीं की, ये कहेंगे तुम चोर हो। कोई इनको कहेगा कि आपने ये गलत किया, कहेंगे नहीं तुम गलत हो। अपनी गलती का जवाब नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। आप उठा के देख लें इनकी सारी तारीख, इनके ऊपर जब आपने उंगली उठाई है,
इन्होंने बजाय इसके कि आपके सवाल का जवाब दें, इन्होंने अपनी 2 उंगलियां आपकी तरफ उठा दी। ये तरीका वारदात है। एक ही पार्टी रिस्पॉन्सिबल है। एवं हम झूठ बोल रहे हैं इस चक्कर में, जी एमक्यूएम ने ये कर दिया, पीटीआई ने ये कर दिया। हम बैलेंसिंग फैक्टर के चक्कर में पीपल्स पार्टी से डरते हैं। हम बुज़दिल हैं। हम डरते हैं। हम ये सोचते हैं कि पीपल्स पार्टी के पता नहीं मेहमान नहीं आएंगे हमारे प्रोग्राम में, नाराज हो जाएगी एक पॉलिटिकल पार्टी, हमारे मीडिया को नुकसान दे देगी, हमारे ऊपर छाप लगा देगी कि हम जो है वो बाइस्ड हो गए हैं। पीपल्स पार्टी रिस्पॉन्सिबल है। 12 साल से कराची का सबसे सिंध का ताकतवर आदमी कौन है? 12 साल से आसिफ अली जरदारी सिंध का सबसे ताकतवर आदमी है। उसका वजीर आला वहां पे 12 साल से। भाई वजीर आला से ज्यादा ताकतवर आदमी कौन है? और वजीर आला को नजर नहीं आ रहा मेरा शहर हर साल डूब जाता है। वो पकड़े लोगों को बिठाए क्यों? कोई मना करता है उसको? कोई उसको ये मना करता है कि आप डीएचए वालों के साथ मीटिंग ना करें? कोई उसको मना करता है कि आप कंटोनमेंट वालों के साथ मीटिंग ना करें? इनके अपने प्लॉट का रोला हो तो इनके मिनिस्टर जाके उनके दफ्तरों में बैठ के अपना प्लॉट क्लियर करवा के आ जाते हैं। क्या इनके मिनिस्टरों के या इनके लोगों के डीएचए के अंदर प्लॉट्स नहीं है? तो उन प्लॉट्स के लिए जाके वहां डीएचए के लोगों के साथ ताल्लुकात नहीं बनाते? क्या ये अपने प्रॉपर्टी के मामला रिजॉल्व करने के लिए कंटोनमेंट के पास नहीं जाते? क्या ये अपने जाती मामलात में या अपने जो इनके वर्कर्स हैं उनके जाती मामलात में उनको टेलीफोन नहीं करते? तो यहां पे भी बैठ जाए, भाई पानी निकालना है, गटर साफ करना है, नाला साफ करना है, हमें जगह बनानी है, कचरा उठाना है, इसके ऊपर नहीं बैठेंगे क्योंकि प्रायोरिटी नहीं है। ये पार्टी 12 साल से इक्तदार में है। 12 साल से इक्तदार में। चार्जशीट पूरी की पूरी पीपल्स पार्टी पे। एमक्यूएम के ऊपर हम चार्जशीट तब कसते जब अल्ताफ हुसैन आज भी एमक्यूएम के सर के ऊपर बैठा हुआ होता। अल्ताफ हुसैन वो नासूर था जिसने इस कराची शहर को तबाह किया एमक्यूएम के साथ मिलकर, बेड़ा गर्क किया इस शहर का। यहां से लूट लूट के पैसा पाकिस्तान से बाहर लेकर चले गए और जिधर दिल किया जो मर्जी बना दिया। खुद तो लंदन में रहना था, पाकिस्तान आना नहीं था। और जब पाकिस्तान नहीं आना था, लंदन में रहना था, तो कराची जाए भाड़ में मेरी बला से। मैंने तो यहां पे आना ही नहीं है, मैं तो रहूंगा बाहर मुल्क में और वहीं से बोलूंगा, लोग मेरी पैरवी करेंगे। तो अल्ताफ हुसैन का गुनाह जो है वो आप पूरी एमक्यूएम के सर ना डालें। अभी वो एमक्यूएम वाले इक्तदार में नहीं, एक वजह है, नहीं, इसकी वजह है इमरान। लेट मी ऐड अ पर्सपेक्टिव टू इट। इसलिए एमक्यूएम की जिम्मेदारी भी है बिकॉज जो कराची के आज के मसले हैं ना, ये 10-12 साल के नहीं है, ये थोड़े से इससे भी पहले जाते। मजहर साहब मुझे इससे कंफर्म कर देंगे कि ये मेरी बात सुनो। 12 साल से तो ये आ गए हैं ना। हाँ, ये आ गए, लेकिन एमक्यूएम फिर भी यहाँ पर किसी सूरत में इक्तदार में थी। पुराने मसाइल थे। यही बात हम अब पीपल्स पार्टी नहीं कहती। पीपल्स पार्टी नहीं कहती इनको, पीटीआई वालों को, कि तुम क्यों रोते हो कि नवाज शरीफ ने ये कर दिया, जरदारी ने ये कर दिया, मुशर्रफ ने ये कर दिया। तुम अपना जवाब दो। 2 साल हो गए तुम्हें इक्तदार में आए हुए, ठीक है? तो पीपल्स पार्टी नहीं रो सकती कि 12 साल पहले एमक्यूएम ने ये कर दिया। इनको 2 साल के बाद कह रहे हैं कि तुम पिछली बात ना करो और खुद 12 साल के बाद पिछली बात कर रहे हैं। ये बेशर्मी है, डिटाई है और कुछ नहीं है। एक और बात बताइए। और मदर भाई ने जो बात की है ना, वो बात बहुत कड़वी है। उनकी बात बहुत कड़वी है। मैंने भी उसको ट्वीट भी किया। मुझे बड़ा दुख हुआ उनकी बात सुन के। बड़ी कड़वी है लेकिन बात सच्ची है। कराची एक ऐसी लाश है जो लवारिस है। और मुझे बड़ा दुख हुआ उनकी बात सुन के। और वो अगर कराची के बारे में ये कह रहे हैं तो आप समझें इसकी इंटेंसिटी क्या है। बिल्कुल जी, उनके दिल से बात निकल रही है। लेकिन मज़हर साहब अभी